नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज प्रैक्टिस सेट 23 है और इसमें 50 क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको साइन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपसे पिछले प्रैक्टिस सेट में बात की थी कि अब साइन वाले क्वेश्चन भी आपको एक सेट में देखने को मिलेंगे। क्या पूछा जाएगा कि ये साइन किससे रिलेट है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, वाहनों में एबीएस क्या है। देखिए, एबीएस जो होता है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म का हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। वाहनों में एबीएस का पूर्ण नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यानी वाहनों में यह एक मानक सुरक्षा प्रणाली है जो ब्रेक लगाते समय वाहन के नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाता है। यानी ये ब्रेक से संबंधित है। जब हम एबीएस का यूज़ करते हैं चलती गाड़ी में, तो गाड़ी को बहुत ही तेज़ी के साथ में, यानी तेज़ चलती गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, खतरनाक पदार्थों के परिवहन के समय चालक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, खतरनाक पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी खतरनाक पदार्थों के परिवहन के समय चालक को तो जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। मार्ग का नक्शा होना चाहिए। तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते का आपको पता होना चाहिए, यानी उसका नक्शे का पता होना चाहिए। वैध परमिट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, खतरनाक पदार्थ का परिवहन करते समय समय चालक को सामान के विषय में पूरी जानकारी होने के साथ ही वैध परमिट तथा मार्ग का नक्शा होना चाहिए। अगर आप परिवहन करते समय आप माल ढोने वाला कोई ऐसा वाहन चलाते हैं जिसमें कोई खतरनाक ऐसी चीज़ जा रही है, खतरनाक पदार्थ जा रहा है, तो आपको उस पदार्थ के बारे में पता होनी चाहिए। जो भी कुछ जा रहा है, जैसे एलपीजी हो सकती है, सीएनजी गैस हो सकती है, या और भी जो भी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो जा रही हैं तो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में। दूसरा, आपको रास्ते के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, वैध परमिट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके। ऐसा नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप कुछ भी सामान इधर से उधर लेके जा सकते हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 203, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करते समय चालक को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, स्टीयरिंग दोनों हाथ से कसकर पकड़े। तो दोस्तों, स्टीयरिंग तो दोनों हाथ से ही कसकर पकड़ना चाहिए उसे। यू टर्न लेते समय स्पीड कम रखे, तो बिल्कुल अगर उसे यू टर्न लेना है तो स्पीड कम रखनी चाहिए। आगे वाली गाड़ी से मिलाकर वाहन चलाए, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर यही कहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें आगे वाली गाड़ी से मिलाकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। सीट पर सीधा बैठे तो सीट पर हमें सीधा बैठना चाहिए। देखिए, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन ले जाते समय चालक को आगे वाली गाड़ी से मिलाकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। उचित दूरी बनाए रखने से दुर्घटना की जो संभावना है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 204, खतरनाक वस्तु ले जाने वाले वाहन के संबंध में उपलब्ध होना आवश्यक है। क्या उपलब्ध होना चाहिए। वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल। आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए, तो ज़रूर होनी चाहिए। जो चिकित्सा किट होती है, प्राथमिक चिकित्सा किट। आवश्यक सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, तो ये भी होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त तो सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन तथा वाहन में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा किट एवं सुरक्षा उपकरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 205, पेट्रोलियम का परिवहन करने वाले वाहन जब लोडिंग या अनलोडिंग कर रहे हो तब टैंकर सही जगह खड़ा करें, तो बिल्कुल। हैंड ब्रेक लगाएं, हैंड ब्रेक बिल्कुल लगाने चाहिए, क्योंकि हैंड ब्रेक लगाने से क्या होता है, वाहन ठस से मस नहीं होता है, हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है। बैटरी कट ऑफ स्विच बंद कर दे, तो राइट है ये भी। तो उपयुक्त तो सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहन जब लोडिंग या अनलोडिंग कर रहे हों, यानी कि माल को लोड कर रहे हो या उसमें से उतार रहे हो, तो किन चीज़ों का यूज़, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने ये तीन चीज़ें बोली हैं कि टैंकर सही जगह खड़ा होना चाहिए, हैंड ब्रेक लगाएं, बैटरी कट ऑफ स्विच बंद कर दें, ये करना चाहिए इंसान को। तो यानी जो उस वाहन का चालक है, तो उन्हें वाहन को उचित जगह खड़ा करने के साथ ही हैंड ब्रेक का प्रयोग करें तथा बैटरी कट ऑफ स्विच बंद कर देना चाहिए।
ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिन्हें अगर बिना पढ़े भी आप कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको इन क्वेश्चनों की होगी। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर एक बार इन्हें देख लेते हो तो दोबारा देखने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं भी देख पाते हो और थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है आपको, आपने को थोड़ी भी बेसिक नॉलेज है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर जाओगे बहुत आसानी से, अगर पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो। और आपने एक बार देख लिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ऐसा मानो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 206, धुंध में वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो आगे चल रही गाड़ी के नज़दीक होकर चलें। तो दोस्तों, आगे चल रही गाड़ी के नज़दीक होकर बिल्कुल ना चलें अगर धुंध या कोहरे जैसी स्थिति है। वाहन तेज़ी से चलाकर मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं तो बिल्कुल गलत है। कभी भी हमें तेज़ स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी धुंध या कोहरे में। हेडलाइट या फॉग लैंप न जलाएं। तो दोस्तों, हमें हेडलाइट और फॉग लैंप जलाने पड़ते हैं, इसमें लिखा हुआ न जलाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विंड स्क्रीन को वाइपर से साफ़ करते रहें, तो ये राइट हो जाएगा। क्योंकि विंड स्क्रीन को वाइपर से क्यों साफ़ करते रहें, उसके पीछे का कारण ये है कि विंड स्क्रीन पर जो छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं पानी की, धुंध की, तो या कोहरे की, तो वाइपर से साफ़ करने पर हमें जो है सामने का जो है अच्छे से दिखाई देता है। तो धुंध में वाहन चलाते समय विंड स्क्रीन को वाइपर चलाकर साफ़ करते रहें, जिससे कि दृश्यता बनी रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, धुंध में अगर जैसे कोहरा है तो उस पर छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं ओस की या पानी की। धुंध में क्या होता है, धुंध जम जाती है, जब वाइपर से साफ़ करते हैं तो वो साफ़ होता रहता है और जो दृश्यता होती है वो अच्छी बनी रहती है, यानी हम दूर तक देख सकते हैं अगर वाइपर की मदद से हम विंड स्क्रीन को साफ़ करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विंड स्क्रीन पर पानी की छोटी बूंदें जम जाती हैं, जिससे सामने की जो दृश्यता है वो कम हो जाती है, इसलिए ही हम वाइपर का यूज़ करते हैं उस दृश्यता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 207, नशे में वाहन चलाने से होने वाली गलतियां हैं। तेज झटके के साथ अचानक वाहन स्टार्ट करना। तो दोस्तों, तेज झटके के साथ अचानक वाहन स्टार्ट हो सकता है। लाल बत्तियों की परवाह न करना, यानी हम रेड लाइट की परवाह नहीं करेंगे अगर हम नशे में वाहन चला रहे हैं तो। छोटी सड़क से निकलकर तेजी से मुख्य सड़क पर आना, यानी हम स्पीड का कोई भी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, हम जो सड़कें वन वे भी होंगी उन पर भी तेजी से गाड़ी चलाएंगे। तो उपयुक्त तो सभी हैं, यानी ये हमसे जो है तीनों गलतियां हो सकती हैं अगर हम नशे में वाहन को चलाते हैं। नशे में वाहन चलाते समय चालक तेज झटके के साथ गाड़ी चालू करता है तथा लाल बत्तियों व सड़क संकेतों को अनदेखा करता है। चालक द्वारा नशे में छोटी सड़क से निकलकर तेजी से मुख्य सड़क पर जाने से दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है। 208, ओवरटेक तब न करें जब तक आगे सड़क खाली न हो। दोस्तों, अगर आगे सड़क खाली है, पर हमें ध्यान रखना है कि सड़क पीछे भी खाली होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते इस पर, जब तक पीछे सड़क खाली ना हो। देखो, पीछे की सड़क खाली है और आगे की सड़क खाली नहीं है तो ओवरटेक कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल ओवरटेक हो नहीं सकता जब तक आगे व पीछे दोनों की सड़क खाली ना हो। तो ये सही हो जाएगा हमारा। यानी ओवरटेक हमें कब करना चाहिए? ओवरटेक तब करना चाहिए जब सड़क आगे और पीछे खाली हो, तब ओवरटेक करना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा ओवरटेक तब न करें, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा अगर न करें तो ए और बी हो जाएगा। और अगर ओवरटेक कब करना चाहिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस हिसाब से, तब तक जब तक कि आगे व पीछे दोनों ओर सड़क खाली न हो। देखिए, वाहन चलाते समय तब तक ओवरटेकिंग न करें जब तक कि आगे व पीछे दोनों तरफ सड़क खाली न हो। आगे तथा पीछे वाहन होने के बावजूद ओवरटेकिंग करने से दुर्घटना की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 209, वाहन चलाने के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बियर पीकर वाहन चलाने में कोई हर्ज नहीं है, तो दोस्तों हर्ज है। बियर पीकर वाहन नहीं चला सकते क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। चाय कॉफ़ी पीने से नशा कम हो जाता है, तो चाय कॉफ़ी पीने से नशा क्यों कम होगा? अगर आपने अल्कोहल ले रखा तो वो अल्कोहल की मात्रा को कम कैसे कर सकती हैं चाय कॉफ़ी? पेट भरा रहने से नशा धीरे धीरे चढ़ता। तो और शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना नहीं होती। तो दोस्तों, शराब पीकर वाहन चलाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। पेट भरा रहने से नशा धीरे धीरे चढ़ता है, यानी जो नशा है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। वाहन चलाते समय बियर पीना निषिद्ध है। चाय कॉफ़ी पीने से शराब के नशे पर कोई फर्क नहीं पड़ता तथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। पेट भरा होने पर शराब पीने से नशा धीरे धीरे चढ़ता है। इस सेंस में हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 210। एक सड़क संकेत प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। ध्यान आकर्षित करे। सड़क संकेत तो दोस्तों बिल्कुल एक ऐसा संकेत दिखाई देना चाहिए सड़क के किनारे जो हमारा ध्यान को आकर्षित करे, हमें पता चले कि इस संकेत का मतलब क्या है। स्पष्ट व साधारण अर्थ प्रदर्शित करे तो बिल्कुल दोस्तों हमें उस चिन्ह को देखकर, उस संकेत को देखकर पता भी चलना चाहिए, वो स्पष्ट तरीके से पता चलना चाहिए क्या इस जो साइन का मतलब क्या है। आवश्यकता को पूरा करे तो ये भी सही है, उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सड़क संकेत प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें उपयुक्त विकल्प में से दिए गए सभी विशेषताएं होनी चाहिए। इसके साथ सड़क संकेत दिखने के पश्चात उचित प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 211। दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य या उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो गुड समैरिटन तो मैंने बताया था, ये तो वो नेक व्यक्ति को भी कहते हैं गुड समैरिटन। और इसका क्या फर्ज बनता है ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं। देखिए, दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले, यानी एम्बुलेंस नहीं आई, कोई चिकित्सा सेवा नहीं मिली और किसी व्यक्ति की जो दुर्घटना हो चुकी है या उसे चोट लग चुकी है, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है प्राथमिक सहायता देना। यानी प्राथमिक सहायता देना। गोल्डन आवर मैंने आपको बताया था, गोल्डन आवर वो होता है जो दुर्घटना होने से और हॉस्पिटल तक या दुर्घटना होने के 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है वो गोल्डन आवर में आ जाता है। द्वितीयक उपचार तो आपको हॉस्पिटल में ही जाके मिलेगा। दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के पश्चात मदद करने वाला व्यक्ति या अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति तथा दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जिस दौरान अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करके पीड़ित की जान बचाई गई हो उसे गोल्डन आवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212। प्राथमिक सहायता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना, तो बिल्कुल जो चोट लगी है उसके प्रभाव को रोकना, यही प्राथमिक सहायता का प्रमुख उद्देश्य है। घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, तो दोस्तों उस व्यक्ति की जीवन की रक्षा भी करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों विकल्प हमारे सही हैं। प्राथमिक सहायता का प्रमुख उद्देश्य घायल व्यक्ति के चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना तथा उसके जीवन की रक्षा करना होता है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। गोल्डन आवर का क्या महत्व है? तो गोल्डन आवर का जो महत्व है वो मैंने अभी बताया है। गोल्डन आवर का क्या महत्व है? तो जान बचने की संभावना कम होती है, गलत है। इस दौरान इलाज नहीं शुरू करें, ये भी गलत है। इस समय इलाज होने से शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि इस समय जब इलाज किया जाएगा तो उसकी जो संभावना बढ़ जाएगी कि वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी दुर्घटना हुई है उसके 1 घंटे बाद तक का समय गोल्डन आवर में कहलाता है। और उस समय ही आप एडमिट करा दोगे 1 घंटे के भीतर भीतर, तो संभावना है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो गोल्डन आवर के दौरान इलाज शुरू होने से शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के पश्चात 1 घंटे तक का समय गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 214। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सर्वप्रथम दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं, दुर्घटना स्थल से न हटाएं या उससे कुछ भी न पूछें, उससे दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि आप नैतिकता के आधार पर भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए, ये नैतिकता के आधार पर भी हम अगर देखते हैं किसी व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है, उससे कुछ भी ना पूछे तो उससे पूछना भी ज़रूरी है कि उसके चोट कैसे लगी और क्या परेशानी उसे हुई। दुर्घटना स्थल से न हटाए तो उसे वहाँ से हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कंडीशन देखनी होती है वो दुर्घटना स्थल कैसा है, क्या यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो जाएगी इसको रहने से। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं। यानी बेसिकली क्या है, उसकी जो है सहायता करने के लिए, उसकी मदद के लिए उसे हॉस्पिटल में लेके जाएं उसका इलाज करने के लिए। तो दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं ताकि घायल एवं सहायता करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 215। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हिलाने पर यदि वह प्रतिक्रिया ना दे रहा हो तो क्या करना चाहिए?
108 नंबर या एम्बुलेंस को सूचित करें, तो बिल्कुल हमें एम्बुलेंस को तो सूचित करना ही है। 112 नंबर पर पुलिस को सूचित करें तो पुलिस को भी सूचित करना। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, उसका मोबाइल लेकर घर के नंबर पर फ़ोन करें। तो दोस्तों उसके घर पर फ़ोन ना करें, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है एम्बुलेंस को फ़ोन करें, उसके बाद पुलिस को फ़ोन करें। तो विकल्प ए और बी हमारे दोनों सही हो जाएंगे। देखिए, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हिलाने पर यदि वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो तो 108 नंबर पर एम्बुलेंस को तथा 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 216, दुर्घटना के पश्चात किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा पुलिस या एम्बुलेंस को सूचित करते समय कौन सी जानकारी देनी चाहिए? दुर्घटना स्थल का पूरा पता बताएं, तो बिल्कुल। घायलों की सही संख्या ये भी बतानी ज़रूरी होती है। घायलों का नाम व पते का विवरण तो ये ज़रूरी इतना नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। देखिए, दुर्घटना के पश्चात पुलिस या एम्बुलेंस को सूचित करते समय दुर्घटना स्थल का पूरा पता कि कहाँ पर दुर्घटना हुई है तथा घायलों की सही संख्या यानी कितने व्यक्ति घायल हुए हैं उस सभी का विवरण हमें देना चाहिए, पुलिस या एम्बुलेंस दोनों को। क्वेश्चन नंबर 217, सड़क हादसे के पश्चात पीड़ित को यदि कहीं से खून का बहाव हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? उसे बहने देना चाहिए, अपने से कुछ ना करें? तो दोस्तों उसे बहने नहीं देना चाहिए, उसे रोकने के लिए हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए। दूसरा विकल्प है घाव को पकड़ कर बैठें, तो घाव को पकड़ कर बैठने से घाव सही नहीं हो जाएगा, ना ही उससे कोई फायदा होगा। तीसरा ऑप्शन है घाव को साफ करें तथा कसकर पट्टी बांध दें, तो ये सही है, यानी घाव को साफ करें और कसकर पट्टी बांध दें ताकि खून वगैरह ना निकले। वहाँ खड़े होने से आपका मन विचलित हो सकता है, इसलिए तुरंत वहाँ से चले जाएं, तो ये भी गलत है। देखिए, सड़क हादसे के पश्चात पीड़ित को यदि कहीं से खून का बहाव हो रहा हो तो घाव को साफ करें तथा कसकर पट्टी बांध दें। सिर, गर्दन या छाती से बहाव रोकने के लिए कपड़े से दबा कर रखें। क्वेश्चन नंबर 218, सड़क दुर्घटना में हड्डी टूटने के मामले में क्या करना चाहिए? चोटग्रस्त अंग पर लकड़ी बांधनी चाहिए, उसे बिल्कुल भी न छुएं, कपड़े से न बांधें, वहां दूर चले जाएं। देखिए, सड़क दुर्घटना में हड्डी टूटने के मामले में चोटग्रस्त अंग पर लकड़ी बांधकर स्थिरता प्रदान करनी चाहिए, यानी चोटग्रस्त अंग पर लकड़ी बांधनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 219, सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने से व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बाईं करवट में लेटाएं, दाएं करवट में लेटाएं, बैठा कर रखें या सीधा खड़ा रखें? तो अगर सिर पर चोट लग जाती है तो उसे बाएं करवट में लेटाएं। सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने से यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसे रिकवरी पोजीशन बाईं करवट में लेटाना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन अगर किसी को ना पता हो और ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जो भी कुछ प्रैक्टिस सेट चले, ये ऐसे प्रैक्टिस सेट चले हैं जैसे मैंने अभी बताया था। इन क्वेश्चनों को आप कर जाओगे। कर क्यों जाओगे? क्योंकि आप एक ऐसे परिवेश में रहते हो जहाँ ये कहा जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसे परिवेश में नहीं रहते हो कि जहाँ लोगों की मदद नहीं की जाती, जहाँ मानवता नहीं है, जहाँ नैतिकता नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाएंगे। अगर जहाँ पर आप अपना स्वार्थ देखोगे तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जहाँ आप समाज का स्वार्थ देखोगे वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ में हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का हमें वैसे भी पता होना चाहिए। अगर हम किसी के दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर हम पहुंचते हैं तो हमें क्या करने चाहिए, हमारे क्या नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, हमारे अंदर क्या इंसानियत है या नहीं, हमें उसे दिखाने का मौका मिल रहा है तो हमें उस मौके को पूरा बनाना चाहिए। यानी इंसानियत दिखाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको कभी इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो आपको ज़रूर इंसानियत दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 220, सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की नाड़ी चेक करने पर यदि पल्स नहीं चल रही है तो क्या करना चाहिए? उसे छोड़कर हट जाएं, तो बिल्कुल गलत है। उसे जोर से हिलाएं, यह भी गलत है। तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया आरंभ करें, यह राइट हो जाएगा। देखिए, सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की गाड़ी और जो नाड़ी है चेक करने पर यदि पल्स नहीं चल रही हो तो तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर उस व्यक्ति की जो है डेथ भी हो सकती है, कुछ भी परेशानी हो सकती है। तो सीपीआर की जो है प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए हमें जितने ज़्यादा जल्दी हो सके। अगर क्योंकि उसकी नाड़ी की जो पल्स है वो नहीं हिल पा रही है बिल्कुल भी, इसका मतलब जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 221, घायल व्यक्ति को सीपीआर देते समय उसके गर्दन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो एकदम सीधी होनी चाहिए।
जब घायल व्यक्ति की नाड़ी न चल रही हो तो उसे तत्काल सीपीआर देना चाहिए। ऐसा करते समय पीड़ित का गर्दन अवश्य सीधा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 222, दुर्घटना के पश्चात घायल को दिए जाने वाला सीपीआर क्या होता है? तो यहाँ पर बेसिकली सीपीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ दे रखा है, देखिए, दुर्घटना के पश्चात घायल को दिए जाने वाला सीपीआर का पूर्ण नाम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है। यह मस्तिष्क तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार करने के लिए बहुत अप्रभावी रूप से धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 223, घायल व्यक्ति को सीपीआर देते समय कम से कम छाती पर कितना दबाव दें? तो 30 बार दबाव दें तथा 2 बार मुंह से मुंह में सांस दें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने फिल्मों वगैरह में भी, फिल्मों अगर आपने देखी होंगी तो उनमें भी देखा होगा, जो मूवी वगैरह होती हैं तो सीपीआर यानी मुंह से मुंह में सांस दी जाती है, वो सीपीआर होता है। और यहाँ पर जैसे ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 30 बार दबाव दें कम से कम तथा 2 बार मुंह से मुंह में सांस दें, तो ऐसा क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट तो मैं ये नहीं कह रहा कि 30 बार ही, 29 बार, 31 बार, ऐसा भी कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है। पर हमें ऐसे क्वेश्चन पर यहाँ, क्योंकि इन्होंने, आप देखोगे ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन इन्होंने दूर दूर रखे हैं। ऐसे ही आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 15 बार, 10 बार, 10 बार इस तरीके से, तो ये तो कट जाएंगे। तो 30 बार इसी तरीके से, 25 बार भी इस वजह से ऑप्शन में नहीं रखा। तो घायल व्यक्ति को सीपीआर देते समय कम से कम छाती पर 30 बार दबाव देना चाहिए, यानी जो व्यक्ति की छाती है उसे दबाना चाहिए 30 बार, और तथा मुँह 2 बार जो है मुँह से मुँह में सांस देनी चाहिए। ये सीपीआर देते समय ये कार्य हमें करना चाहिए। और सीपीआर कब दी जाती है? जब कंडीशन जो है क्रिटिकल है, नाड़ी की पल्स नहीं हिल रही, यानी दिल धड़कना ऐसा मानो कि बंद हो चुका है, या फिर असामान्य तौर पर दिल कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 224, दुर्घटना के बाद घायल को सीपीआर देने के लिए छाती के किस भाग पर दबाव देना चाहिए? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, छाती के किस भाग पर दबाव देना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं है दिल की तरफ दबाव दो कि जिधर दिल है उधर दबाव देना, तो बीच में दबाव देना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सीपीआर देने के लिए छाती के बीचों बीच दोनों हथेली रखकर दबाव देना चाहिए। इससे हृदय तथा दिमाग में खून का जो बहाव होने में मदद मिलती है। तो ये हमारे क्वेश्चन सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो क्वेश्चन चलने वाले हैं साइन बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन, यानी साइन बोर्ड से क्वेश्चन चलेंगे और साइन बोर्ड के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई। 4-5 क्वेश्चन साइन बोर्ड के देखने को मिलेंगे, और साइन बोर्ड के मैं ये कह रहा हूँ अभी 25-26 क्वेश्चन होंगे, यहाँ से ही मिल जाएंगे 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को। क्वेश्चन नंबर 225, ये साइन बोर्ड है इस तरीके का और यातायात संकेत प्रदर्शित करता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता? तो एक तरफ ट्रैफिक नियम, यानी जो ट्रैफिक नियम है वो एक तरफ के लिए ये दर्शा रहा है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपयुक्त सड़क संकेत जो है एक तरफा ट्रैफिक नियम को प्रदर्शित कर रहा है। इस जगह गलत साइड में वाहन को ले जाना निषिद्ध है, यानी गलत साइड में वाहन नहीं ले जा सकते हो आप। गलत साइड का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि इधर से जो है भाई वाहन नहीं आ सकता, वाहन इधर को ही जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 226, यातायात संकेत से तात्पर्य है, ये जो चिन्ह है इससे क्या तात्पर्य है? नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, बाएं नहीं मुड़ना, दोनों दिशा में वाहन वर्जित है। तो जैसा भी मैंने पीछे बताया, तो उधर एक तरफ था, इधर जो है दोनों तरफ को वर्जित कर दिया कि आप किसी भी दिशा में वाहन नहीं ले जा सकते। अगर आप वाहन चला रहे हो और आपको ऐसे साइन बोर्ड मिलते हैं तो उसका जो मतलब है यही मतलब होगा। तो दोनों दिशा में वाहन चलाना वर्जित है को प्रदर्शित कर रहा है ये जो साइन बोर्ड है। इस क्षेत्र में कोई भी वाहन ले जाना निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से ऐसे क्वेश्चन को आप कर जाओगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये यातायात संकेत दे रखा, इसका क्या मतलब है? तो मतलब क्या भाई, बाएं मुड़ने का चिन्ह इस तरीके से दे रखा पर इस तरीके से काट रखा है, तो इसका मतलब ये है कि बाएं नहीं मुड़ना आपको, तो बाएं नहीं मुड़ना है। फिर ऐसे इस तरीके का संकेत क्वेश्चन नंबर 228 में, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? तो दाएं मुड़ने का चिन्ह तो दे रखा है पर उसे काट रखा है, यानी आपको दाएं मुड़ना नहीं है। तो प्रयुक्त संकेत दाएं मोड़ निषिद्ध है, दाएं मोड़ निषिद्ध है। ऐसा नहीं है दाएं मोड़ अनिवार्य, कभी जल्दबाजी में गलती कर दो, इधर बिल्कुल कह दिया कि दाएं मुड़ना निषिद्ध है, यानी दाएं नहीं मुड़ सकते आप।
क्वेश्चन नंबर 229, इस यातायात संकेत से क्या तात्पर्य है? आपको पता होगा इस तरीके से वाहन चल रहा हो आपका, और आपका वाहन पीछे चल रहा है और आप ओवरटेक करना चाहते हो, तो इस तरीके से ओवरटेक किया जाता है। बट अगर कहीं साइन बोर्ड ऐसा है और इस तरीके का चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है, जिस तरीके का ये चिन्ह है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते वाहन को। तो नो ओवरटेकिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक बार भी अगर क्वेश्चनों को ना पढ़ लोगे ना, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इस यातायात संकेत का अर्थ बताओ। इस तरीके से पी बना रखा है और उसे निषिद्ध कर रखा है, तो वाहन खड़ा करना सख्त निषिद्ध है, यानी ये पार्किंग नहीं है। क्योंकि पार्किंग में आपने देखा होगा पी होगा, यहाँ पर पी बनाने के बाद में इस तरीके से और इस तरीके से कर रखा है, तो यानी वाहन खड़ा करना निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 231, यातायात संकेत से तात्पर्य क्या है? तो इस तरीके का ये चिन्ह दे रखा है, तो ये कह रहा है कि आपको सीधे जाना है और अनिवार्य रूप से सीधे जाना, आपको वाहन भी नहीं रोकना। तो सीधा जाना अनिवार्य है अगर इस तरीके का संकेत है। संकेत ना दे रखा हो तो आप सीधे जा भी सकते हो भाई, आराम से भी जा सकते हो, रोक भी सकते हो, पर यहाँ पर सीधे तौर पे कहा कि अनिवार्य रूप से आपको सीधे जाना है अगर इस तरीके का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलता है। यानी एक्सप्लेनेशन में देखो, यातायात संकेत से तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में किसी भी वाहन को चलते समय रुकने की अनुमति नहीं है, यानी वाहन नहीं रुक सकता यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 232, सड़क संकेत से क्या तात्पर्य है? इस तरीके से, तो भाई इस तरीके से आपको पता होगा यू टर्न लिया जाता है, कहीं कट लग रहा होगा सड़क पे तो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से बना हुआ चिन्ह है तो आप यहाँ पर कहा गया कि आप यू टर्न नहीं ले सकते अगर इस तरीके का आपको चिन्ह है, तो यू टर्न निषिद्ध क्षेत्र है ये। यू टर्न का मतलब होता है कि आपको पीछे मुड़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 233, सड़क संकेत प्रदर्शित करता है। ये सड़क संकेत क्या प्रदर्शित करता है? ये चिन्ह देख लो आप, यहाँ पर बस भी हो सकती है, यहाँ पे कार भी हो सकती है, यहाँ पे ट्रक का चिन्ह है तो ट्रक नहीं जा सकता, ट्रक नहीं जा सकता। अगर कार का होता तो कार नहीं जा सकती, बाइक का होता इस तरीके से तो बाइक नहीं जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 234, यातायात संकेत से तात्पर्य क्या है? इस यातायात संकेत से क्या तात्पर्य है? तो भाई साइकिल बनी हुई है इस तरीके से कटा हुआ, तो साइकिल ले जाना निषिद्ध है, यानी साइकिल नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 235, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? पैदल चलने वाले वर्जित है, यानी पैदल नहीं चल सकते आप इस सड़क पर, इस वाहन और इस सड़क पर अगर इस तरीके का चिन्ह आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 236, सड़क संकेत दर्शाता है। ये सड़क संकेत क्या दर्शाता है? मैंने आपको बताया कार नहीं ले जा सकते और बाइक भी यहाँ पर नहीं ले जा सकते। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका ऑप्शन है मोटर वाहन वर्जित है। मोटर वाहन का मतलब है भाई कार को भी इसमें वर्जित माना, केवल कार दे रखा है इन्होंने, ये गलत है। और इस क्षेत्र में वाहन लेके जा सकते हैं, ये तो गलत है ही, केवल सार्वजनिक वाहन लेकर जाएं, ये भी गलत है। मोटर वाहन वर्जित है, यानी जो भी मोटर वाहन है, मोटरसाइकिल है या मोटर कार है, ये वर्जित हैं। केवल कार की बात नहीं चल रही, मोटरसाइकिल की बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर 237, सड़क संकेत ये क्या दर्शाता है? हॉर्न बजाना वर्जित, आप हॉर्न नहीं बजा सकते अगर इस तरीके का साइन बोर्ड आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 238, सड़क संकेत से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.5 मीटर इस तरीके से दे रखा है। और ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ माना जाएगा अगर आपने एक बार नहीं देख रखा, पर अब देख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए इस क्षेत्र से इससे अधिक ऊंचाई वाले वाहन नहीं जा सकते हैं, यानी जो वाहन अगर आप ले जा सकते हो, इस क्षेत्र से वाहन लेके जा रहे हो आप, तो आपके जो वाहन की ऊंचाई होनी चाहिए वो 3.5 मीटर होनी चाहिए। 3.5 मीटर से ऊंचे वाहन नहीं जा सकते, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, इस तरीके से गिव वे दे रखा और इस सड़क चिन्ह का अर्थ पूछा है, तो इसका मतलब है रास्ता दें। रास्ता देने का मतलब है पीछे कोई वाहन आ रहा है और उसका ध्यान रखें और उसे ओवरटेक करने की अनुमति दें, तो गिव वे का मतलब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, इस चिन्ह का तात्पर्य है कि आप अपने वाहन को क्या कर सकती हैं? सीधा और बाएं दोनों तरफ ले जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं और बाएं तरफ भी मुड़ सकते हैं, पर दाएं तरफ नहीं मुड़ सकते आप। दाएं तरफ मुड़ना वर्जित है, पर इसमें वर्जित वर्जित नहीं कहा है, इसमें तो ये कहा है तो सीधे ले जाओ वाहन को या अपने को दाएं तरफ मोड़ लो। दोस्तों ये जो साइन बोर्ड के मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 241वां क्वेश्चन है, इस सड़क चिन्ह का क्या है? वाहन हमेशा बाएं तरफ रखें। ऐसा साइन बोर्ड आपने बहुत सड़कों पे देखा होगा जब आपने कोई वाहन चलाया होगा। तो इस तरीके के संकेत का मतलब है कि हमेशा वाहन बाएं तरफ चलाते हुए चलें, दाएं तरफ वाहन ना लेके जाएं, ना बीच में वाहन चलाएं, बाएं तरफ, हमेशा बाएं तरफ वाहन रखें। क्वेश्चन नंबर 242, यह चित्र बताता है, जैसे स्टॉप करके तो रुक जाइए, स्टॉप माने तो आप समझ सकते हो स्टॉप का है। रुकना मना, ये गलत है, रुक जाइए ये रुकने को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 243, इस सड़क संकेत का क्या अर्थ है? तो सड़क आगे दाईं ओर घुमा है, यानी इस तरीके से जैसे आपकी सड़क चल रही है तो इस तरीके से घूमी पड़ी है सड़क, इस तरीके से ये जो चिन्ह बता रहा है ये ऐसा बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 244, इसका सड़क संकेत के रूप में, तो वही तात्पर्य है भाई, सड़क का घुमाव बाएं तरफ है, यानी इस तरीके से सड़क आपकी घूमी पड़ी है बाएं तरफ को, तो पहले इन्होंने संकेत देकर आपको बता देते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 245, सड़क चिन्ह का इसका क्या अर्थ है भाई? तो सड़क दाईं तरफ यू आकार में मुड़ी है, यानी इस तरीके से आपकी जो सड़क है इस तरीके से आपको सड़क आ रही है, यानी आप जैसे जा रहे हो सड़क पर तो इस तरीके से, अगर इस तरीके का साइन बोर्ड है तो इसका मतलब है कि इस तरीके से सड़क आपकी यू आकार में मुड़ी हुई सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, इस सड़क चिन्ह का प्रदर्शित ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? आगे चढ़ाइए, क्योंकि ये आपको देख रहा होगा पुल सा बना हुआ है, गाड़ी चढ़ रही है इस पर कार, तो आगे चढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 247, इस सड़क चिन्ह का क्या अर्थ है? भाई गाड़ी चढ़ रही थी, अब गाड़ी उतर रही है, तो आगे तीव्र ढाल है, यानी आप जो है गाड़ी तेजी से नीचे जाएगी, एक प्रकार का पुल आप कह सकते हो। जब पुल पे गाड़ी चढ़ती है और पुल पे से उतरती है तो तीव्र ढलान होता है पुल से, तो इस तरीके का साइन बोर्ड होता है लगा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। 248वां क्वेश्चन है, इस तरीके का साइन बोर्ड मिल जाएगा, पूछ लेगा इसका क्या अर्थ है, तो भाई बहुत आसानी से बता सकते हो यार। आपका रास्ता चल रहा हो और इस तरीके से साइन बोर्ड इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये एक रास्ता आगे चल के फिर सकरा ही हो रहा, तो आगे सकरा रास्ता है, यानी रास्ता जो है मतलब चौड़ा रास्ता जा रहा है, फिर आगे जाके उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी अगर ऐसा साइन बोर्ड है तो। क्वेश्चन नंबर 249, इस तरीके का यातायात चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है, तो भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये आपको हमेशा देख लेना, कभी भी किसी भी पुल पर जाओगे अगर पुल सकरा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे सड़क जा रही है अगर ऐसा ही पुल है जैसे एक्सप्रेस वे पर होते हैं तो वहाँ पर तो ऐसा साइन बोर्ड नहीं मिलेगा, बट अगर आप जैसे टू वे पर जा रहे हो या फिर किसी रोड पे जा रहे हो, इस तरीके का आपको जो है चिन्ह आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि भाई जैसे ये रास्ता जा रहा है तो आगे पुल है और वो पुल जो है थोड़ा सा सकरा है, उसके बाद फिर रास्ता शुरू हो जाएगा, तो आगे सकरा पुल है, ये इस चीज़ का बोर्ड दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 250, इसे यातायात संकेत से आप क्या समझते हैं? आगे चौराहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयुक्त तो यातायात संकेत चौराहे को अभिव्यक्त कर रहा है। आगे रास्ता समाप्त है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रास्ते समाप्त नहीं होते। आगे खतरा है तो खतरे का इस तरीके से नहीं होता है, खतरे का जो होता है आपने देखा होगा खोपड़ी लगी हुई होती है और इस तरीके से होता है बना हुआ, ऊपर खोपड़ी भी होती है उसकी, तो डेंजर जोन ऐसे लिखा हुआ होता। आगे जाना निषिद्ध, ये भी गलत है, तो आगे चौराहा होता है तब इस तरीके से होता है, सिंपल। दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये साइन बोर्ड के जो भी 25-26 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से ही आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भाई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, अभी लगातार आपने देखे होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ यार 85+ आपका स्कोर जाएगा बहुत आराम से, 85+ स्कोर चला जाएगा। बस आप लगातार लास्ट लो जुड़े रहना, क्योंकि 30 अप्रैल तक मैं जो इन प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा पूरी तरीके से, और उसके बाद 1 मई से 10 मई तक अपने जो है फिर प्रैक्टिस सेट नहीं चलेंगे, फिर टेस्ट की तरह चलेंगे। जैसा आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो 150 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और कम समय में कराऊंगा, 1 आवर के अंदर, यानी 1 घंटे में मैं क्लास को फिनिश कर दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये भी है, लंबी क्लास में क्यों नहीं खेल सकता, क्योंकि आपका समय ख़राब होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतना समय होगा भी नहीं, बस आप भाई 1 घंटा निकाल लेना उन प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। पर मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन प्रैक्टिस सेट को आप करना चाहते हो ना, तो इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ के ही वहाँ तक जाएंगे, और 150 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के होंगे जो क्वालिफाई नेचर में होंगे, 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भाई आपके एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलाने में मददगार साबित होंगे। तो क्लास में बस इतना ही था, और बाकी
1 घंटे का अगर आप समय निकाल ले तो 1 मई से 10 मई तक। और मैं ये मानता हूँ हर क्वेश्चन में यार, अगर ये हमारे प्रैक्टिस सेट करते रहोगे ना, तो भाई 95 प्लस तो हर प्रैक्टिस सेट में हमारे जाओगे, जो मेंस क्वेश्चन मतलब जहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। और कंप्यूटर भी यार क्वालिफाई करा देंगे, 100% कह रहा हूँ मैं। 25 प्लस क्वेश्चन काट पीट कर सही बैठ जाएंगे आपके, अगर आपने कंप्यूटर कुछ नहीं भी पढ़ रखा है तो। बस आप विश्वास करो अपने आप पर, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप पे विश्वास करो। तो क्लास इतनी थी, बाकी धन्यवाद दोस्तों।